हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल रवि गौरव यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग बीटीसी तृतीय सेमेस्टर 2017 मतलब बीटीसी का जो पेपर हुआ था तृतीय सेमेस्टर से 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। गणित से लिया गया ये प्रश्न चतुर्थ प्रश्न पत्र मतलब चौथे प्रश्न पत्र से लिया गया है। हम लोग एक और वीडियो देख चुके हैं जिसमें 1 से लेकर 11 तक का सभी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, जिसमें बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सब लोग हम कर चुके हैं। और इस वीडियो में 12 से लेकर 17 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो कि 2-2 नंबर में सब है। ठीक है, इसको जैसे ये 12 का है, 13, 14, 15, 16, 17 मतलब 17 तक हम लोग सवाल जो है लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हल करेंगे। सब ये सवाल जो है 2-2 नंबर में पूछा गया है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, देखेंगे कि इस सवाल में क्या क्या रहा है। जैसे 2 की घात 5 गुणे कोष्टक में 16 की घात -2 भाग है, ये 2 की घाते -3 को सरल कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है तो हम इसको इसी तरह उतार लेंगे। 2 की घात 5 गुणे फिर कर रहा है 16 कोष्टक में 16 की घाते -2 मतलब 16 है के घात -2 फिर भाग है, फिर 2 की घात -3 मतलब 2 की घात -3। इसी को सरल कीजिए मतलब इसको हल करना है। ठीक है, तो हम लोग आइए इसको हल करते हैं। 2 की घात 5 है तो इसको 2 की घात 5 इसी तरह रहने देंगे। और इसको 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। मतलब 2 की घात 4 मतलब 2 का 4 पे गुणा किया जाता है। जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। जैसे इस तरह बढ़ता जाता है तो हमको 2 की घात 4 मतलब 2 का 4 पे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 आ जा रहा है। तो इसको कोष्टक में ले लेंगे। ठीक है, कोष्टक में लेके फिर यहाँ पे -2 कर देंगे, फिर भाग दे देंगे 2 की घात -3 का। ठीक है, आइए अब 2 की घात 5 को इसी तरह लिख देंगे। 2 की घात 5 गुणे ये 2 की घात 4 है और ये बाहर है, ये कोष्टक के अंदर 4 है और ये बाहर -2 है। इस कंडीशन में जैसे 1 घात यम है, इस कोष्टक और बाहर यन है तो इसका मान होता है 1 घात यम और यन मतलब दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग 2 घाते ये ऊपर 4 है और कोष्टक के बाहर -2 है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 की घात -8 हो जाएगा और भागे 2 की घात -3। और यहाँ पे एक रूल और होता है कि ये जो भाग है ये भाग इसके बटा में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घाते 5 गुणे 2 की घाते -8 बटा के 2 की घाते -3। ठीक है, अगर यहाँ पे a की घाते यम होगा बटा के a की घाते यन है तो इसका मान अगर हल किया जाएगा तो a की घाते यम माइनस यन मतलब यहाँ पे अगर प्लस है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी का रूल हम यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है, इसको ये जो -3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात 5 गुणे 2 की घात -8 फिर ये जो माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब इसको और हल करते हैं। 2 की घात 5 गुणे ये -8 है और ये +3 है मतलब कि -8 में से मतलब 3 में से -8 को घटाना है तो 2 की घात यहाँ पे आ जाएगा -5। और जब नीचे कोई गुणा रहता है मतलब उसका हर जो सेम रहता है, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो ऊपर का जो घात रहता है जो अगर ये सेम है तो ऊपर का घात जुड़ जाता है। अगर माइनस है तो दोनों घट जाएगा तो ये 5 ये जैसे 2 सेम है तो ऊपर का 5 ये प्लस का 5 है ये माइनस का 5 तो ये दोनों कट जाएंगे तो 2 की घात 0 आ जाएंगे। और हम लोग को पता है कि किसी भी वैल्यू जो मान दिया था उसके घात अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान इस उत्तर ये जो है इस प्रश्न का उत्तर 1 आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को मिटाते हैं। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 13 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 इसको 13 बना देते हैं।
ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंट लगेंगे, मतलब कि एक दीवार बन रहा है तो उसमें कितने ईंट लगेंगे, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, पहले ईंट दिया है तो ईंट का क्या क्या मान दिया उसको लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और मोटाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक ईंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे डैश कर देंगे। क्या क्या दिया है, लंबाई, लंबाई मतलब कैपिटल से तो स्मॉल से मानते हैं, यल, यल का मान दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर कामा, और क्या दिया, चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, बी का मान, बी का मान कितना दिया है, बी का मान 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यच का मान कितना दिया है, मतलब मोटाई, मोटाई को ही ऊंचाई कहते हैं, मतलब कितना ऊंचा है उसी को मोटाई कहते हैं। ठीक है, मोटाई इसका दिया है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे एक ईंट का आयतन, ठीक है, आयतन इसका निकालते हैं। तो हम लोग इसका आयतन वाला फार्मूला जानते हैं, जो कि ये ईंट किस आकार का होता है, घनाभ आकार का होता है। तो घनाभ का आयतन कोई आपसे पूछेगा कितना होता है, तो इस घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये घनाभ का आयतन, मतलब ईंट घनाभ के आकार का होता है, इसलिए घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ये जो मान दिया है इसमें इसी को मान को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 25 दिया है तो 25 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे यच का मान कितना दिया, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या करा इसी में का, एक 5 मीटर, मतलब मीटर दिया तो उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो अब लिखेंगे दीवार के लिए, दीवार के लिए, ठीक है, इसको मान लेते हैं कैपिटल में। ठीक है, एल का मान कितना दिया है, 5 मीटर, मीटर अगर 5 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा किया जाता है। तो 5 है, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर उसके बाद बी, बी मतलब ब्रेथ, इसकी वो दिया है, ब्रेथ कहाँ दिया है, यहाँ पे, यहाँ पे दे दिया है ब्रेथ, इसका दिया है 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दे दिया आपको 3.5 मीटर है। तो इसको भी 100 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग दीवार का आयतन निकालते हैं। दीवार का आयतन बराबर, वही दीवार भी घना भी आकार का होता है, तो घनाभ का लंबाई आप लोग मतलब आयतन जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें ये मान रखेंगे, लंबाई दिया है हमको 100 में 5 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 गुणे बी का मान दिया 33 सेंटीमीटर, 33
फिर उसके बाद ये अच्छा मतलब हाइट, इसका हाइट मतलब उसका मान दे दिया है कितना है, ये जो होता है ना 100, इसका जैसे 3.5 में 100 का गुणा करेंगे तो ये जो एक 100 है ये जीरो कामा इन्वर्टेड कामा को इधर भगा देगा, मतलब 5 के इधर ला देगा, तो ये आ जाएगा 350। ठीक है, अब इसको हम मिटाने जाते हैं। अब हम लोग इसका आयतन निकाल लिए। अब निकालेंगे ईंटों की संख्या, मतलब कितने ईंट लगेंगे दीवार में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे दीवार का आयतन बटा के एक ईंट का आयतन। ठीक है, अब ये जो मान हम लोग को मिला है इसी समीकरण में हम लोग जिसे सूत्र में रख देंगे। ठीक है, दीवार का आयतन कितना दिया है, दीवार का आयतन हमको ये दिया है। ठीक है, ये दीवार का आयतन, इसको पहले ऊपर लिखेंगे 500 गुणे 33 गुणे 50। ठीक है, अब इसके बाद एक ईंट का आयतन बटा दिया है, एक ईंट का आयतन वाला जो है आयतन ये यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे आप कितना है 25 गुणे 10 गुणे 7.5। ठीक है, अब ये जो है ना 25 से 500 को कटा दे रहे हैं। ठीक है, 25 से 500 को कटाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 20 गुणे 33 गुणे 350 बटा के, ये तो कट गया है, ये बचा 10 गुणे 7.5। ठीक है, अब इसको मिटाकर हम फिर से हल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ये 10 है, इसको 20 से कटा दे रहे हैं, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 का गुणा 33 में करेंगे तो 66 आ जाएगा, 66 गुणे 350 बटा के 7.5। अगर दशमलव को हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा किया जाता है, 10 बटा के 10। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे, 66 गुणे 300, ये 50 है तो इसमें 10 का गुणा आएगा तो एक और जीरो लग जाएगा, मतलब 3500 आ जाएगा, बटा के ये भी ये दशमलव इधर भाग जाएगा तो 75 आ जाएगा। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 66 गुणे 35 गुणे 100 बटा के 75। ठीक है, इसको अब हम कटा देते हैं, इससे इसको कटा दे रहे हैं तो ये 5 बार में 15 × 75 और ये कटेगा 20 बार में। ठीक है, अब ये जो 5 आ रहा है, 5 से फिर 20 को कटा देंगे 4 बार में। अब इसको 5 से कटाते हैं, जैसे 100 भी 5 से कटेगा और 75 भी 5 से कटेगा, तो इसको हम कटाएंगे तो ये 75 5 के पहाड़ा में कितना बार में आएगा 15 बार में, और ये मतलब 5 से 100 कटेगा 20 बार में। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं, अब 5 से फिर कटाते हैं, ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, और 3 से फिर 66 को कटा देंगे 22 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 22 गुणे 35 गुणे 4। ठीक है, और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3080, मतलब इतने ईंट लगेंगे। आइए अब प्रश्न देखते हैं 14 में क्या है
5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें पूछ रहा है कि 5,000 का 10% कितना होगा और वो जिस तरह बढ़ता जाएगा उसका चक्रवृद्धि मतलब जो ब्याज की दर है 3 वर्ष है, 3 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के पहले हम लोग निकालेंगे मिश्र धन। मतलब मिश्र धन कितना होता है, तो मिश्र धन लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन का फार्मूला हम जो इसको मूलधन बोलते हैं और इसको दर 10% दिया है तो मूलधन को हम लोग P मान लेते हैं। P कोष्टक में इसका सूत्र होता है 1 प्लस और दर कितना है R का मान R लिख देंगे बटा के 100 और कोष्टक बंद घाते n। मतलब P है जो मूलधन है, मूलधन 5,000 है और ये जो R है ये R दर है कितना 10% दर है और ये जो n है n मतलब 3 वर्ष का समय दिया गया है। ठीक है, इससे मिश्र धन हम लोग निकालेंगे। तो इसमें मान रखेंगे जैसे P इसका मूलधन कितना है 5,000 है तो 5,000 कोष्टक में 1 प्लस R मतलब दर कितना दिया है 10% तो 10 बटा के 100। ठीक है, कोष्टक बंद n का मान कितना दिया मतलब समय 3 वर्ष तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, बराबर 5,000 कोष्टक में 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये 10 बचा, 10 का गुणा इसमें करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 10 एकम 10 1 11, 11 बटा के 10 के घाते 3। ठीक है, यहाँ पे अब लिखेंगे 5,000 कोष्टक में 11 का क्यूब हम लोग जानते हैं 11, यहाँ पे गुणा लिख देते हैं 11 क्यूब 1331 होता है और बटा में 10 का क्यूब 1000 होता है और 1000 ये 0 कट गया और ये 0 इससे कट जाएगा और ये 0 इससे कट जाएगा। मतलब ये 5 बचा, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, 5 1 15, 5 1 15 1 16, 5 एकम 5, 5 1 6। ठीक है, ये इसका आ गया मिश्र धन। ठीक है, अब हम लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, इसका ब्याज हम लोग निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं मिश्र धन हमारा आ गया है। मिश्र धन मतलब 6,655 दिया है, 6,655 लिख देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस का सिंबल है और ये मूलधन हमारा कितना है 5,000 तो इसमें से 5,000 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इतने ये जो 6,655 है इसमें से 5,000 को हम लोग घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 5 5 6 और 1 बचेगा मतलब 1,655 इसका आएगा। ठीक है, ये इसका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हम लोग प्रश्न 15 पे चलते हैं। इसको 15 को देखते हैं। 15 प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 12y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। मतलब ये जो सवाल दिया है इसका गुणनखंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 15, क्वेश्चन नंबर 15 डाल देंगे और ये प्रश्न क्या पूछ रहा है 12y² माइनस वाई माइनस 1 इसका गुणनखंड करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12y² माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है मतलब कि इसमें ये होता है ना कि अगर आगे कोई वैल्यू दिया रहता है मतलब ना तो इसका इसमें गुणा हो जाता है तो 12 का 1 में गुणा आएगा तो 12 ही होगा और हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 12y² और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा तो हम लोग कॉमन देखेंगे कि ऐसा क्या गुणा किया जाए कि गुणा करने पर 12 हो और उसको घटाने पर 1 आए मतलब y का मान कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पे माइनस का हम लोग इसका y का इसमें गुणा करेंगे तो 12y² माइनस ये 4 आगे माइनस लगा है तो y का इसमें गुणा करेंगे तो -4y हो जाएगा
और ये जो माइनस, इसके बाद अब माइनस का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में यही कंडीशन होता है, तो +3y -1। ठीक है, अब हम लोग ये जो 4y है और 12y² है, इसमें हम लोग कॉमन खोजेंगे। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन हम लोग को 4 मिल रहा है, क्यों 4y इसमें है और ये भी 4y से कट रहा है, तो 4y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा 3y। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1, ये आ जाएगा। और इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो एक ही मान लेंगे कॉमन, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3y -1। ठीक है, इतना हो गया। अगर ये दोनों सेम सेम आपका आ रहा है तो सवाल सही है, अगर सेम सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके सवाल में कहीं गलत हुआ है। तो इस तरह आप इस उत्तर का जांच कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो कॉमन मिल रहा है तो इसको एक जगह लिख देंगे, y -3y -1 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में जो बच गया उसको लिख देंगे +1। ठीक है, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, मतलब 12y² -y -1 का गुणनखंड हम लोग किए तो हमारा उत्तर इतना आया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न चलते हैं 16 पे। 16, आइए अब हम लोग प्रश्न 16 को देखते हैं। इसमें प्रश्न 16 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार मतलब किलोग्राम में दिया गया है, उनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है, मतलब भार दे दिया है, भार हमको दे दिया, इसका मतलब दे दिया ये 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम दिया है, इसका हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। तो भार हम लोग को दे दिया, ये इस तरह भार इसका दिया और ये बार था, तो इसको हम लिखेंगे भार। भार हम लोग को कितना कितना दिया? 40, 42, 43, 44, 45। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40, फिर 42, फिर 43, 44, 45। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता हमको दिया है 4, 12, 18, 10, 6। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4, 12, 18, 10, 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, 12, 18, फिर 10, फिर 6। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, इसका भार को हम लोग यक्ष से दर्शाएंगे और ये बारंबारता इसको हम लोग यक्ष से दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा सिग्मा एफ यक्स। सिग्मा एफ एक्स, इसका मान दे दिया हमको कितना? 50 दे दिया है, तो हम लोग 50 लिख लेंगे। और फिर इसका समांतर माध्य पूछ रहा है तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 40 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160। फिर 12 का 42 में गुणा करेंगे तो 12 बन 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 2 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 504 आएगा। और 18 का 43 में गुणा करेंगे, 18 36, 18 54, 54 को 4 हाथ में लगा 5, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, 72 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 77। 72 में 5 जोड़ेंगे तो 77 मतलब 774 आ जाएगा। फिर इसका 10 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44 का 10 में गुणा करेंगे तो 440 आ रहा है। और ये 6 का 45 में गुणा करेंगे तो 6 5 30, 6 चौक 24 2, 24 3, 24 3 27, मतलब कि इतना आ रहा है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ यक्स, यहाँ पे यक्स नहीं रहेगा, सिग्मा एफ और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो हमको आएगा 2148। इन सबको जोड़ने पे हमारा इतना आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं सूत्र, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एफ, इसमें रखेंगे सूत्र को। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ एक्स ये है 2148, मतलब 2148 बटा के 50 से इसमें भाग देंगे। हम 50 से इसमें भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 42.96। ठीक है, मतलब इसका समांतर माध्य आ गया 42.96। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, मतलब वृत्त खींचना है, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, एक वृत्त खींचना है, उस पर बिंदु P लेना है, P बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचे। तो हम लोग पहले वृत्त एक बना लेते हैं, 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। यह मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, इसको हम लोग O मान लेते हैं, इसको हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का है, R का मान मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचे, मतलब बिंदु P से यहाँ से ऐसे एक रेखा है कि इसी को हमको बनाना है, मतलब स्पर्श रेखा इसी को कहते हैं। मतलब कि जब ये कोई रेखा इसके परिधि को टच कर आती है तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, जैसे इसमें बताया जा रहा है। अगर आपको स्पर्श रेखा एकदम सही खींचने एक्यूरेट तो उसके लिए इसको इसकी जरूरत पड़ती है
रूलर, इसमें हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे, यहाँ पे रूलर रखेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कोई भी दूरी लेकर चाप लगाएंगे, यहाँ से चाप लगा देंगे इस तरह, ठीक है। और ये जो इतना दूरी लिए थे, इतना दूरी लिए थे, इसी दूरी को अब हम लोग यहाँ पे रख के करेंगे, यहाँ पे रख के इस तरह लगाएंगे, तो ये दूरी हमको इस तरह ये आ जाएगी, फिर यही दूरी लेकर यहाँ पे लगाएंगे, ये आ जाएगी, फिर वही दूरी यहाँ से चाप रख कर ऊपर लगाएंगे, तो ये आ जाएगी, और इसको चाप लगा कर वही दूरी लिखेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। और इस बिंदु से पी को मिला देंगे, तो वही हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। इस बिंदु से इसको इस तरह मिलाएंगे, ये इसका आ जा रहा है, मतलब स्पर्श रेखा इस तरह आ जा रहा है, मतलब ऐसे बनाना होगी, ये 90 अंश का कोण ही बनेगा तभी आएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।